वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट, जिसे वर्गमूल कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, जैसे 25। तो हमारे पास जो संख्या दी हुई है वो है 25। 25 का यदि हमें वर्गमूल निकालना है तो उससे पहले हमें वर्गमूल की तरह लिखना होगा। तो यहाँ पर जो हम ये अब चिन्ह लगाने वाले हैं इसे वर्गमूल कहा जाता है। ये जो चिन्ह दिया हुआ है इस तरह के इस चिन्ह को वर्गमूल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे, इस चिन्ह को वर्गमूल का चिन्ह कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमने देख लिया है कि ये वर्गमूल का चिन्ह कहलाता है। इसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालने के बारे में बात की जा रही है। तो वर्गमूल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो संख्या 25 लिखी हुई है, तो 25 के यदि हम ऐसे टुकड़े कर दें जिससे हमें दो एक जैसी संख्याएं प्राप्त हो जाएं। तो 25 के यदि हम टुकड़े करें तो 25 का हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर जो 25 है इसके गुणनखंड होंगे 5 से, इसमें भाग देने पर यहाँ 5 आएगा। और ये तो इस 25 के जो गुणनखंड हैं वो हो जाएंगे 5 गुणा 5। तो हमने देखा यहाँ पर जब हमने इसके गुणनखंड किए तो एक ये है और एक यहाँ पर ये है। तो 5 को 2 बार लिया हुआ है। जो संख्या 2 बार आ रही है उसे एक बार लिखा जाएगा। हमने इसे एक बार लिख लिया है। और जब इसे एक बार लिखा जाएगा तो यही संख्या इसके लिए वर्गमूल कहलाएगी। ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे। ये जो संख्या यहाँ पर एक बार हमने ली है, इसके गुणनखंड करने के पश्चात हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या 2 बार प्राप्त होनी चाहिए। और उसमें से उसको एक बार लिखकर हम यहाँ कह सकते हैं ये इसका वर्गमूल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो वर्गमूल होता है उसे कितने तरीके से निकाला जा सकता है। तो वर्गमूल निकालने के जितने भी मेथड हैं हम उस सभी के बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि 1 से और 10 तक की संख्याओं के वर्गमूल क्या होते हैं। देखिए हमने देखा कि 1 से और 10 तक की संख्याओं के यदि हम वर्ग करते हैं तो हमें ये संख्याएं प्राप्त होती हैं। 1 का वर्ग करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, 2 का वर्ग करने पर 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमें अंक दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम अंकों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इनके अंतिम अंक जो मिल रहे हैं वो है 1, जो हमें यहाँ पर और यहाँ प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा अंक है इसमें 4, जो यहाँ और यहाँ प्राप्त हो रहा है। उसके बाद तीसरा अंक है यहाँ पर 9, जो यहाँ और यहाँ मिल रहा है हमें। उसके बाद आता है 5 और 6। तो यहाँ बात करेंगे 5 की और 6 की। तो जिन संख्याओं के अंतिम अंक 1, 4, 9, 5 और 6 होंगे वो संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। हमें अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है और यदि उन संख्याओं के अंत में 1, 4, 9, 5 और 6 संख्या दी हुई है तो इसका मतलब है वो संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ पर हम इन्हें लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है 1, 4, 9, 5 और ये 6। तो यहाँ पर अब इनके बारे में बात करेंगे। ये किसी भी वर्गमूल वाली संख्या के अंतिम अंक हैं, तो इनकी बात करेंगे, ये हो जाएंगे अंतिम अंक। अब इसके बाद बात करें जो संख्या हमें दी हुई है वो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। यदि हमें किसी संख्या के अंत में 1 मिले तो उसके लिए उसके वर्गमूल वाली संख्या या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। तो हम लिख सकते हैं 1 या फिर 9। उसके बाद यदि हम बात करें 4 की, तो 4 है जो 2 के और 8 के वर्गमूल में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 के लिए 2 और 8। इसके बाद 9 की बात करते हैं, जो 9 है वो 3 के और 7 के वर्गमूल में आएगा। तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे 3 और 7 में। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 का यदि वर्ग करते हैं तब 25 आता है। तो यहाँ पर अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो इसका मतलब है उसकी वर्गमूल की संख्या भी 5 ही होगी। और उसके बाद 6 की बात करें तो
36 में 6 आता है, इसलिए जिस संख्या के अंत में 6 होगा उसका वर्गमूल का अंक भी 6 ही होगा। तो ये संख्याएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। इन्हीं संख्याओं की मदद से हम वर्गमूल निकालना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं पहले मेथड की, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हिंदी में अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहा जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम जो संख्या हमें दी होगी उसे वर्गमूल निकालने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा 144। तो हम बात करते हैं कि 144 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम 144 लिखेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड जरूर करेंगे। देखिए अब इसके जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 2। फिर 2 से इसमें भाग देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये 8। फिर इसमें 2 से भाग देने पर यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देने पर यहाँ 3 आएगा। फिर से 3 से भाग देंगे और लास्ट में आ जाएगा 1। हमें ये भाग की जो विधि है, हम यहाँ पर जो भाग दे रहे हैं ये हमें तब तक करना है जब तक अंत में 1 हमें प्राप्त ना हो जाए। अब हमें क्या करना है, जो संख्याएं हमें जिन संख्याओं से हमने भाग दिया था उनके हमें जोड़े बनाने हैं। 2 संख्याएं एक जैसी लेनी है और उनमें से यहाँ पर जब हम 144 की बात करते हैं, इसका जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो उनमें से सिर्फ एक संख्या ही काम में लेंगे। जो संख्याएं जोड़े में आ रही हैं उनमें से एक संख्या काम में ली जाएगी। तो देखिए पहला जोड़ा ये बन चुका है, दूसरा ये बन चुका है और तीसरा ये। तो यहाँ पर जोड़े को पेयर कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 पेयर तैयार हुए हैं, तो 3 पेयर में से पहला पेयर है 2 × 2 का, तो जिसमें से हम सिर्फ 2 लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हैं आगे। दूसरी जो वैल्यू है, दूसरी संख्या की बात करें तो वो है 2 × 2, तो यहाँ से भी हम सिर्फ 2 ही लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आता है थर्ड पेयर, वो है 3 × 3 का, तो यहाँ से हम सिर्फ 3 लेंगे। तो अब इसके बाद जब इसके आंसर की बात होती है तो आंसर निकालते हैं इसका 144 जो है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 का 4 और 4 3 जा 12। तो यहाँ पर यदि हम √144 की बात करें तो इसका आंसर होगा 12। तो हमने देख लिया है 144 का जब स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम काम में ले रहे हैं उसके अनुसार सबसे पहले हम उसके गुणनखंड करेंगे। जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनके हम जोड़े बनाते हैं और उस जोड़े में से एक बार संख्या को काम में लेते हैं। तो हमने सबसे पहले एक बार इसे काम में लिया है, दूसरे जोड़े में से फिर से हमने 2 को काम में लिया है और तीसरे जोड़े में से भी 3 को एक बार ही काम में लिया है। तो जब इन तीनों का मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका आंसर आता है 12, जिसकी वजह से हमें पता चल चुका है कि इसका जो आंसर है वो 12 है। तो 144 का जो वर्गमूल होगा वो 12 होगा। तो हम इसी की तरह एक और उदाहरण करके देखते हैं, वो है 256। अब हम 256 का वर्गमूल निकाल कर देखेंगे। तो हम क्या करना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे जिसमें हमें इसके गुणनखंड करने। तो देखिए 256 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 1, ये 2 और ये 8। फिर इसमें 2 से फिर से भाग देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर 2 से भाग देंगे इसमें, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर इससे 2 से भाग देंगे, फिर आएगा 1 और ये 6। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 से भाग देने पर यहाँ 8 आएगा, फिर 2 से भाग देने पर 4 और लास्ट में फिर से 2 से भाग देने पर 2 और 2 से भाग देने पर लास्ट में हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने देखा 256 के जब हमने 2 से भाग इसमें दिया है तो लगातार 2 से भाग देने पर ही हमें यहाँ अंत में 1 प्राप्त हो चुका है। तो इसका मतलब है इसके हमने गुणनखंड पूरे कर लिए हैं। तब इसमें से हम जोड़े बनाएंगे। तो पहला जोड़ा हमने बना लिया है, ये दूसरा जोड़ा बन जाएगा, ये तीसरा और ये चौथा। तो हम यहाँ पर इसका आंसर बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 256 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले इस जोड़े में से एक बार एक संख्या लेंगे तो हो जाएगी 2 गुणा, फिर दूसरे जोड़े में से एक बार संख्या लेंगे गुणा 2, फिर उसके बाद तीसरे जोड़े में से संख्या लिखेंगे और फिर चौथे जोड़े में से भी संख्या लिखेंगे। तो इसके बाद इसका जो आंसर है वो बन जाएगा हमारा 256 का जब हम वर्गमूल लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2 गुणा 2 4 हो जाएगा और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो चुका है 256 का जो वर्गमूल है वो 16 होता है। तो हमने देखा कि पहला मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम किसी भी संख्या का जो वर्गमूल है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, गुणनखंड करने हैं और उसके बाद जोड़े बनाकर उसका हल
करना है। अब बढ़ते हैं अगले मेथड पर। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड को भाग विधि कहा जाता है। डिवीज़न का मतलब भाग देना होता है और मेथड विधि होगी। तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे कि वर्गमूल जो हमें निकालना है वो भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। तो हम उसी उदाहरण को दोबारा से लेते हैं जो हमने पिछली विधि में काम में लिया था, वो है हमारा 144। इससे क्या होगा, हमें बड़ी ही आसानी होगी सवाल को समझने के लिए। तो हम 144 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले हम 144 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद इसके पास में एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे हम इसमें भाग देंगे। उससे पहले हमें क्या करना होगा, पीछे की तरफ से जो संख्या हमने लिखी हुई है उनमें पीछे की तरफ से इसमें पेयर बनाने होंगे। पेयर के लिए हमें 2 का जोड़ा तैयार करना है और जो संख्या अकेली रह जाती है उसे अकेला ही छोड़ देंगे, लेकिन हमें जोड़ा हमेशा पीछे की तरफ से ही तैयार करना होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने 44 का एक जोड़ा बना दिया है और उसके बाद एक जो है वो संख्या अकेली रह गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जोड़े में भाग देंगे। तो यहाँ भाग देने के लिए हमें वही भाग विधि काम में लेनी है जो हम साधारण भाग देने के लिए काम में लेते हैं। तो उसके अनुसार सबसे पहले हम एक ऐसा अंक लेंगे जिससे यदि उसका गुणा उसी अंक से किया जाए, जैसे मान लीजिए हमने 1 लिया है, यदि 1 का गुणा 1 से किया जाए तो वो इसके बराबर हो या फिर इससे छोटा हो। तो हम 1 का गुणा जब 1 से करते हैं तो यहाँ 1 आएगा, तो जो संख्या हमने ली है उसे यहाँ लिखेंगे। तो हमने इसका गुणा इससे किया तो यहाँ पर 1 आ गया और घटाने पर 0 मिलेगा हमें। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर अगला जोड़ा उतारेंगे। यहाँ पर कभी भी हम एक संख्या नहीं उतारेंगे। जिस तरह साधारण भाग में हम एक संख्या उतारते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम पूरा जोड़ा ही नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 44। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो संख्या हमने यहाँ ली थी उसे हम यहाँ जोड़ देंगे। तो हम इसे जोड़ेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर इसके साथ हमें एक ऐसा अंक लेना है। मान लीजिए हम यहाँ इसे इस तरह समझ सकते हैं, 2 के साथ हमें कुछ ऐसा अंक लेना है जिसका गुणा यदि उसी से किया जाए, यहाँ पर मान लीजिए अगर हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 21 और 21 का गुणा यदि 1 से करते हैं तो इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा ही अंक लेंगे। तो यहाँ एक इस जो चीज हमने पहले बताई थी वर्गमूल निकालने के लिए, इस अंकों के बारे में हमने बताया था कि जिस संख्या का अंतिम अंक 4 हो तो उसके लिए कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। 4 अंक होने पर प्रश्न में यदि अंतिम अंक 4 दे रखा हो तो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं, पहले 2 से देखेंगे, 2 इधर और 2 इधर रखते हैं तो 2 का गुणा 2 से करने पर 4 और 2 का गुणा 2 से करने पर 4। तो इसका मतलब है इसका जो यहाँ पर अंक हम काम में लेने वाले हैं वो हमारा 2 होगा। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे और 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 का, अब इसके बाद देखते हैं, इस 2 का गुणा 2 से करने पर 4 आएगा और फिर दोबारा 2 से करने पर 4 और घटाने पर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा डिवाइड। अब इसके बाद हमने देखा जो हमारा अंक हमें प्राप्त हुआ था, ऊपर जो हमारे अंक थे वो हो गए थे 1 और 2। तो हम यहाँ कह सकते हैं जब हमने 144 का जब वर्गमूल निकाला है वो आ जाएगा 12। तो ये हमारी भाग विधि है। इस भाग विधि के द्वारा भी हम इसे बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम एक और उदाहरण करके देखते हैं। देखिए फिर से हम वही उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है 256। 256 का भाग विधि के द्वारा हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 256 लिखते हैं, उसके बाद इसका जोड़ा बनाते हैं और यहाँ पर इसमें भाग विधि के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं उन्हें करते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम सबसे पहले जोड़े में भाग देंगे। तो यहाँ पर पहला जोड़ा हमारा सिर्फ 2 अंक, उसमें एक ही अंक है 2। तो यहाँ पर इसमें भाग देने के लिए सबसे पहले 1 का प्रयोग करेंगे। 1 यहाँ लिखते हैं और 1 यहाँ पर, तो 1 से 1 के साथ गुणा करने पर यहाँ आ जाएगा 1 और फिर से घटाएंगे। तो यहाँ पर घटाने पर यहाँ मिला है हमें 1 और उसके बाद ये जो अगला जोड़ा है यहाँ उतर जाएगा, इसे लिख देंगे 156 हो जाएगा भी यहाँ पर। अब इसके बाद जो जितनी बार हमने इसमें गुणा किया था उसे इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 1, यह हो जाएगा यहाँ पर 2 और उसके बाद यहाँ देखेंगे। अब हम यहाँ अंतिम अंक 6 है, तो यहाँ प्रश्न में यदि अंतिम अंक 6 है तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। तो हम यहाँ देखेंगे 2 के साथ में या तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे या फिर रखेंगे 6। तो सबसे पहले हम 6 रख कर देखते हैं। तो 6 का गुणा 6 से करने पर 36, यहाँ पर आ जाएगा 6 हासिल 3। 6 का गुणा 2 से करने पर 6 दूनी 12 और 3 15। तो यहाँ पर हमारा 156 आ चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी 6, तो जिसकी वजह से 156 हमें प्राप्त हो जाएगा और हमारा भाग पूरा हो चुका है। तो हम कह सकते हैं 256 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 16।
इसी की तरह अब हमारा डिवीज़न जो मेथड था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगले मेथड की, जिसमें भी हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जिस तरह से हमने डिवीज़न मेथड के द्वारा और फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखा है, उसी की तरह अगले मेथड से भी हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए देखिए, अब हम बात करने वाले हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड की। इस मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया को लगातार चलाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, घटाने की जो प्रक्रिया है उसकी पुनरावृत्ति करनी होगी। तो देखिए, अब हम बात करते हैं उदाहरण की। तो वही उदाहरण हम फिर से लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो पहले उदाहरण लिया था वो था 144। तो इस विधि के अनुसार हमें सबसे पहले उस अंक को लिखना होगा जिसका हम वर्गमूल निकालने वाले हैं। तो हमने 144 लिखा। उसके बाद में हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स को इसमें से माइनस करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स में हमें कौन से नंबर लेने हैं, जो ऑड नंबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे ऑड नंबर। हम सिर्फ ऑड नंबर्स को इसमें से माइनस करेंगे। तो ऑड नंबर्स को माइनस करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो तब तक चलेगी जब तक इसमें माइनस करते हुए हमें जीरो ना मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम 1 माइनस करते हैं। तो इसमें 1 माइनस करने पर हमें मिल जाता है 143। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 143 के बाद यहाँ लिखेंगे 143। अब इसमें से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे, अगला विषम संख्या इसमें से माइनस करेंगे। तो 3 माइनस करना होगा, ये बन जाएगा 140। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 140 हो चुका है, इसमें से फिर माइनस करेंगे हम 5, यहाँ हो जाएगा 135। अब 135 में फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 135 फिर माइनस करेंगे इसमें से 7। जब 135 में से 7 माइनस करेंगे तो पहले 5 माइनस करने पर 130 और 2 और माइनस करने पर 128 हो जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे हम 128 माइनस 9। अब 128 में से 9 माइनस करने हैं। सबसे पहले 8 माइनस करते हैं तो 120 और 1 और माइनस करते हैं तो 119 बचेगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 119 में से अब हमें माइनस करना है 11। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 11 माइनस करने पर सबसे पहले 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 8, फिर उसके बाद 1 माइनस और करते हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये 1। तो 108 आ चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे 108, फिर माइनस करेंगे 13। अब उसके बाद जब इसमें से हम 8 में से 3 माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 0 में से 1 माइनस करने पर माइनस नहीं होगा। तो 10 में से 1 माइनस करने पर आ जाएगा 9। ये हो चुका है 95। अब 95 में से माइनस करेंगे हम 15। तो यहाँ 95 में से 15 माइनस करने पर आ जाएगा 80। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 80 माइनस 17। अब इसके बाद 17 माइनस करने हैं। 0 में से 7 माइनस करने पर 3 और ये हो जाएगा 7। 7 में से 1 गया तो 6 बचेंगे। ये हो चुका है 63। अब आगे बढ़ेंगे। अब 63 में से हमें 19 माइनस करने हैं। अब 3 में से 9 माइनस नहीं होंगे तो हम इसमें 1 हासिल देंगे, ये हो जाएगा 13। 13 में से 9 माइनस करने पर यहाँ पर आएगा 4 और उसके बाद ये हो जाएगा 2। 2 6 में से 2 माइनस करने पर हमें मिलेगा 4। ये हो चुका है 44। इसी प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आएगा 44 माइनस अगला अंक हो जाएगा हमारा 21। अब 21 माइनस करते हैं। यहाँ 21 माइनस करने पर हमें मिलेगा 3 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 23 माइनस और अगला अंक है हमारा 23। यहाँ पर मिलेगा हमें 0। फाइनली हमें वो अंक मिल चुका है जिसके लिए हम तलाश कर रहे थे। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें अंत में 0 प्राप्त हो चुका है। अब हम समझते हैं कि इस प्रक्रिया के बाद में हम इसका वर्गमूल किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 144 और इसका हमें वर्गमूल निकालना था जो। तो देखिए, जितनी बार हमने विषम संख्याओं को माइनस किया है वो ही नंबर इसका वर्गमूल होगा। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। तो हमने इसमें 12 बार इसमें से माइनस किया है। तो जो 12 अंक है वही इसका वर्गमूल होगा। तो हम यहाँ पर जान चुके हैं। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का मतलब होता है कि हमें उस संख्या में से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं को माइनस करना है, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं भी हमारी विषम प्राकृतिक संख्याएं होंगी और उन्हें हमें तब तक माइनस करना है जब तक हमें अंत में 0 ना प्राप्त हो जाए। 0 प्राप्त करने के बाद में हमें गिनना होगा कि हमने विषम संख्याओं को कितनी बार माइनस किया है। जितनी बार हमने विषम संख्याओं को माइनस किया है वही हमारा वर्गमूल होगा। इसके बाद इसी मेथड को हम एक और उदाहरण के साथ समझेंगे। तो देखिए, इस बार हमने एक छोटी संख्या ली है, वो है 49।
और हम जानते हैं इसका जो वर्गमूल है वो 7 होता है, लेकिन हम फिर से निकाल के देखेंगे क्या इसका वर्गमूल 7 ही आता है। तो देखिए सबसे पहले मैं संख्या लिखता हूँ 49। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या जो विषम प्राकृतिक संख्या वो इसमें से माइनस करूँगा वो है 1 और बराबर हमें प्राप्त होगा 48। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 48 और माइनस करेंगे 3। यहाँ पर 48 में से 3 कम करने पर यहाँ पर हमें मिलेगा 45। फिर लिखेंगे यहाँ पर 45, फिर माइनस करेंगे 5 और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 40। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम 40 माइनस, अब इस बार इसमें से 7 कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 33। अब आगे बढ़ते हैं 33 माइनस 9। 33 में से 9 कम करेंगे तो यहाँ पर हम 3 में से 9 घटाते हैं तो नहीं होगा माइनस, तो इसके वजह से ये हो जाएगा 13। माइनस करने पर यहाँ आएगा 4 और 3 में से 1 कम करने पर ये हो जाएगा 2। ये हो चुका है 24। 24 में से इस बार हम घटाएंगे 11 और जो हमें प्राप्त होगा 4 में से 1 कम करने पर ये 3 और उसके बाद 2 में से 1 कम करने पर 1। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 13 माइनस और अगला अंक है हमारा 13, जिससे हमें प्राप्त घटाने पर प्राप्त होगा 0। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने जो सब्ट्रैक्शन का मेथड था, हमने घटाने की जो प्रक्रिया थी वो हमने पूरी कर ली है और इस प्रोसेस के बाद में हमें हमारी अंतिम जो संख्या थी 0 वो मिल चुकी है। तो हम गिनेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमने देखा हमने 7 बार विषम संख्याओं को इसमें प्रयोग किया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो √49 का जो वर्गमूल है वो 7 होगा। तो हमने पहले भी कहा था कि इसका वर्गमूल 7 होता है और हमने बड़ी ही आसानी से इसका वर्गमूल 7 निकाल दिया है। तब इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले मेथड की, जिस मेथड का उपयोग करके हम कुछ बड़ी संख्याओं का भी वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए उस मेथड पर चलते हैं। देखिए इस बार हम बात करने वाले हैं गैसिंग मेथड की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं गैसिंग मेथड की जिसका नाम है अनुमान विधि। तो हम यहाँ पर सिर्फ गैस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये किसका वर्गमूल हो सकता है। उसका भी एक हम स्टेप फॉलो करेंगे, उस स्टेप के बारे में हम बड़े अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो भी हमें अंक दिया हुआ है उसके पीछे से हम पहले जोड़े बनाएंगे। तो हमने जोड़ा बनाया है, ये बन चुका है। और जो पीछे वाले अंक हैं इसका इकाई अंक पर हम ध्यान देंगे। जो इसका इकाई अंक है वो क्या है, 4 है। हमने देखा कि प्रश्न में इकाई अंक 4 है। तो 4 के लिए कौन कौन से उत्तर के अंक हो सकते हैं, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो हम बात करते हैं या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ हमें संख्या जो दी हुई है वो है 23। और 23 की अगर हम बात करें तो हमने 23 की अगर हम बात करें तो जो 23 है वो 4 के वर्ग और 5 के वर्ग में बीच में आती है। 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में आती है ये संख्या, जिसमें 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का होता है 25। तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या को हम सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या हम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 4। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ ये 42 होगा या फिर 48 होगा, क्योंकि 2 ही संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं, या तो 42 होगा या फिर 48। अब उस चीज को भी जानने के लिए कि ये 42 हो सकता है या फिर 48 हो सकता है, यहां हमें देखना होगा जो ये 23 है ये 16 के ज्यादा पास में है या फिर 25 के ज्यादा पास में। तो हम देख कर बता सकते हैं जो 23 है वो 25 के बहुत ही पास में है, क्योंकि यहाँ का अंतर सिर्फ 2 है और यहाँ के अंतर की अगर हम बात करें तो यहाँ का अंतर 7 है। अब इसके बाद यहाँ का अंतर 2 है, तो इसलिए जो बड़ी वाली संख्या होगी वही इसका वर्गमूल होगा। तो हम कह सकते हैं जो 48 है वही इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे √2304 का जो वर्गमूल है वो 48 होगा। तो हमने देखा अनुमान विधि जो गैसिंग मेथड है उससे हमने बड़ी ही आसानी से यहाँ पर अनुमान लगा लिया है कि इसका वर्गमूल क्या हो सकता है। तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखनी होंगी, वो है कि 1 से और 10 तक की अंकों का जो वर्ग है वो हमें याद होना चाहिए। और उसके अलावा ये जो हमने टेबल बनाई है ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अनुमान पर ही आप यहाँ वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे देखिए, अब हम बात करने वाले हैं इस उदाहरण की। तो यहाँ पर हमें संख्या दी हुई है 60 84। तो हम वही मेथड काम में लेंगे। सबसे पहले पीछे से जोड़ा बनाएंगे, हमने जोड़ा बनाया और उसके बाद इस जोड़े को अकेला छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अंतिम अंक इस संख्या का 4 है। तो हम 4 में देखेंगे 4 जो अंक है वो या तो 2 के लिए होगा या फिर 8 के लिए होगा। तो हम लिख सकते हैं या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, जो हमारा उत्तर का इकाई अंक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगला अंक है हमारा 60। तो जो 60 है वो किसके वर्ग के बीच में आता है। तो यहाँ देखेंगे हम जो 60 है वो हमारा, यहाँ पर हम बात करेंगे 49 और 64।
7 और 8 के वर्ग के बीच में यहाँ पर हमें 60 प्राप्त होता है। तो हमने कहा था कि हम छोटी संख्या को पहले लेंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 7। हम 7 लिख चुके हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा उत्तर है, या तो वो 72 होगा या फिर 78 होगा। अब इसके बाद जो हमारी संख्या थी वो थी 60। अब हम बात यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा 60 उत्तर है, जहाँ पर संख्या है हमारी 60, वो 64 के ज़्यादा पास में है या फिर 49 के पास में ज़्यादा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये संख्या हमारी 64 के पास बिल्कुल करीब है, तो इसलिए जो बड़ी संख्या होगी वही इसका वर्ग होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो इसमें 78 है वही इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 60 84 का जो वर्गमूल है वो 78 होगा। तो इसी के साथ हम बात करते हैं एक और उदाहरण की, जिसमें हम जानेंगे कि उसका वर्गमूल क्या है। तो देखिए अब हम बात करते हैं अगले नंबर की, वो है हमारा 1156। अब हमें ज्ञात करना है 1156 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका जोड़ा बनाएंगे और दूसरे जोड़े को अभी रहने देंगे। तो यहाँ पर अंतिम अंक, इस जोड़े की बात करें तो इसका जो इकाई अंक है वो है 6। तो यहाँ हम देखेंगे जो इकाई अंक 6 है वो किसके लिए हो सकता है। इकाई अंक 6 या तो 4 के लिए होगा या फिर 6 के लिए होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या तो इसका उत्तर 4 इकाई अंक वाला होगा या फिर 6 इकाई अंक वाला होगा। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले जोड़े की, वो है 11। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो 11 है वो किस वर्गमूल के बीच में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 11 है वो 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो 11 है वो 9 और 16 के बीच में है। तो अब इसमें हम जानेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है। सबसे पहले हम यहाँ पर छोटी संख्या लेंगे, वो हो जाएगी हमारी 3। तो हमने 3 ले लिया है पहले। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे 4 इसके साथ, या लिखेंगे 6। अब हमें यहाँ पर ये जानना है कि इसका उत्तर जो है वो 34 होगा या फिर 36 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी संख्या ऐसी है जिसके 11 सबसे ज्यादा करीब है, 16 के करीब होगा या फिर 9 के करीब। तो हम जान सकते हैं 9 और 11 के बीच का अंतर 2 है और 11 और 16 के बीच का अंतर 5 है। तो यहाँ पर हम आसानी से लिख सकते हैं कि इसका जो उत्तर है वो छोटी वाली संख्या होगी। तो इसमें हम लिखेंगे जो 1156 है, जो इसका वर्गमूल होगा वो होगा 34। देखिए अब हम बात करने वाले हैं एक नए नियम के बारे में। उस नियम के अनुसार हम जानेंगे कि जो संख्या हमें दी हुई होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमें दे रखी है 3 और 4, 2 संख्याएं हैं। यदि इन दोनों का हम वर्ग निकालें तो 3 का वर्ग करेंगे और 4 का भी वर्ग करेंगे। तो यहाँ देखा हमने, इसका वर्ग करते हैं 3 का वर्ग, तो इसका आ जाएगा 3 गुणा 3 और उसका आंसर होगा हमारा 9। अब 4 का वर्ग करते हैं तो 4 गुणा 4, इसका हो जाएगा 16। यदि हम 2 संख्याओं के वर्गों को आपस में जोड़ दें तो हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग किया हमने और 4 का वर्ग किया और इसको हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा 9 + 16। तो हम इन 3 और 4 के वर्ग को जोड़ कर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा बराबर 25। अब हम बात करें यदि 25 की, क्या 25 किसी संख्या का वर्गमूल है? जी हाँ। अब इसका हम वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने मेथड जान रखे हैं। हम सबसे पहला मेथड इसमें काम लेंगे, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 5 से इसमें भाग देने पर यहाँ 5 आएगा, फिर से 5 से भाग देने पर 1 आएगा। तो हमें जान चुके हैं इसमें एक ही जोड़ा बना हुआ है और इसमें एक बार संख्या को काम में लेंगे तो वो आ जाएगी 5। तो हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग जो बराबर है किसके, 5 के वर्ग के। तो यहाँ हम ये चीज देख चुके हैं कि पहली संख्या हमने ली है 3, दूसरी संख्या ली है 4। यदि इन दोनों संख्याओं का वर्ग किया है और उनको आपस में जोड़ दिया गया हो तो वो तीसरी किसी संख्या के वर्ग के बराबर है। तो इसी तरह की संख्याएं जिनके वर्गों को आपस में जोड़ा जाए और वो किसी तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, तो यहाँ हमें जो प्राप्त संख्याएं वो कौन कौन सी हैं, 3, 4, 5। इस तरह की संख्याओं के समूह को, इस तरह की संख्याओं के समूह को
पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। जी हाँ, यदि हमें कोई तीन ऐसी संख्याएं दे दी जाएं जिनमें से दो संख्याओं के वर्गों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की संख्याओं का जो समूह बनता है उस संख्याओं के समूह को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो क्या इसी तरह की और भी संख्याएं हो सकती हैं? जी हाँ, इसी तरह की और भी संख्याएं हैं और उन सभी संख्याओं को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। और किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, यदि पाइथागोरियन ट्रिपलेट की पहली संख्या 4 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का पता लगाइए। तो इस तरह की संख्याओं को हम किस तरह से जान सकते हैं, इस तरह की संख्याओं के बारे में हम अच्छे से जानेंगे अगली वीडियो में। तो ये जरूर से ध्यान रखिएगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में आप इतना तो जान चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें से दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, तो इस तरह की संख्याओं को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। तो इसी के साथ बने रहिए इस तरह की वीडियो में और हमारे YouTube चैनल पर। तो हम बात करेंगे अगली वीडियो में पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। थैंक यू।